गुप्त धन। कुल्ली नदी का मिजाज साल के किसी भी वक्त उसके नाम की ठंडक के बिल्कुल उलट होता है। करीब 50-60 साल पहले एक सहायक नदी के सूख जाने के बाद सारा जल प्रवाह अकेले ढोने की मजबूरी ने इस नदी को बेहद जिद्दी और उग्र बना दिया था। हरिकाली और उसके आसपास के गांव काफी निचले इलाके में बसे हैं, इसीलिए शहर की मुख्य सड़क जितनी चौड़ी और एक मंजिला मकान जितनी ऊंची 5 मील लंबी एक मजबूत बांध की दीवार से यहां कुल्ली नदी को रोक कर रखा गया है। बरसात के दिनों में बांध पर खड़े होकर चारों ओर देखने पर हैरानी होती है। एक तरफ भरी हुई नदी की छोटी बड़ी लहरें बांध से टकरा रही होती हैं, तो दूसरी तरफ बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए गांव के पेड़ पौधे और घर नजर आते हैं। इनके बीच में जहां तक नजर जाए मिट्टी के किसी विशाल सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा नदी का बांध फैला हुआ है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय नदी में आने वाले समुद्री ज्वार का दृश्य सबसे अद्भुत होता है। करीब 3 हाथ ऊंची फेनिल लहरों को तेजी से अपनी ओर आते देख आंखों की पलकें झपकना भूल जाती हैं और कुदरत के प्रति मन में एक डरावनी श्रद्धा पैदा हो जाती है। लेकिन भीम की आंखों में ये दृश्य देखकर पलकें कुछ ज्यादा ही झपकती थीं। उसकी आंखें मिचमिचाती थीं और मन में किसी डरावनी श्रद्धा के बजाय एक हल्की सी बचकानी खुशी पैदा होती थी। हरिखाली का रहने वाला भीम कुछ इसी तरह का अजीबोगरीब आदमी था। नाटा, दुबला पतला और वक्त से पहले बूढ़ा दिखने वाला सीधा साधा भीम, जिससे गांव में किसी की पटरी नहीं बैठती थी। हर कोई उससे थोड़ा बहुत डरकर ही चलता था। लोगों को बेवकूफ बनाने में वो उस्ताद था। हालांकि लोगों को ठगना उसका पेशा नहीं था। वो अपनी रोजी रोटी तो ईमानदारी और शरीफों वाले तरीके से ही कमाता था, लेकिन अपने बारे में लोगों के मन में ढेरों गलत फहमियां पैदा करना उसकी आदत थी। अगर कोई उससे किसी फायदे की उम्मीद करता तो उसे निराश करना, और अगर कोई उसे ठगने आता तो उसे नानी याद दिला देना। भीम के स्वभाव की ये कुछ बहुत ही अजीब बातें थी। उसकी कदकाठी देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लाठी चलाने की कला में वो इतना माहिर है कि उसे असली लठैतों की तरह सिर पर लंबे बाबरी बाल रखने का पूरा हक था। गाय भैंसों का दूध बेचकर भीम के पास इतना पैसा कहां से आता था कि वो ग्वाला बस्ती से काफी दूर खाली जमीन पर 11 पलाश के पेड़ों की आड़ में एक सुंदर से घर में किसी भद्र पुरुष की तरह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख से रह सके, ये बात भी गांव वाले समझ नहीं पाते थे। अगर वो किसी मामूली आदमी की तरह सुख भोगता तो किसी को ऐतराज नहीं होता, लेकिन शरीफों जैसी सुख सुविधाओं के लिए पैसा लगता है और पैसा आसमान से नहीं टपकता। ऊपर से भीम का बर्ताव किसी छोटे बंदर की तरह मुंह बिछाने की उसकी आदत से सबको चिढ़ होती थी। वो सबके साथ जिस तरह की हल्की हंसी मजाक और बचकानी शरारतें करता और आंखें मिचमिचाते हुए दबी दबी हंसी हंसता था, उसे लोग उसकी बदतमीजी समझते थे। जब घर घर में इतनी तंगी और मुश्किलें थीं, लोगों के मन में इतना दुख था, तब वो इस तरह की यारबाजी और फालतू की बातों में अपना दिन कैसे काट सकता था। वो अपने घर में जो चाहे करे, पर लोगों के साथ ऐसी अजीबोगरीब और चालाकी भरी ठिठोली क्यों करता था? मंझले मालिक का सिर फोड़ने वाले मामले में भी कुछ चालाकी तो थी, पर वो मजाक कतई नहीं था। भीम ने मंझले मालिक का सिर क्यों फोड़ा, इस बारे में सबकी अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि मालिक के हुक्म पर भीम की 6 गायों को 7 बार कांजी हाउस यानी खूंटे में बंद किया गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। कुछ का कहना है कि भीम की बड़ी बेटी, जिसकी शादी 3 पुकल के केस्टों से होने पर पूरा गांव नाराज था, मालिक ने उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई थी। शायद दूसरी बात ही सच है, क्योंकि भीम की बड़ी बेटी के बुलाए बिना मंझले मालिक का आधी रात को उसके घर के पीछे पलाश के कुंज में इस तरह गुपचुप आना मुमकिन नहीं लगता। आखिर मालिक ने खुद उन्हें सिर फोड़ने का वाजिब कारण और मौका दिया था। वैसे भी मंझले मालिक ऐसे इंसान नहीं थे जो अपना सिर फूटने के बाद इस तरह खामोश बैठे रहते। भले ही मंझले मालिक के उस फूटे हुए सिर में ज्यादा अक्ल न रही हो, पर उनके पास पैसा बहुत था और गांव के जमींदार के प्रति लोगों की वफादारी भी ज्यादा ही होती है। इसीलिए एक रात बाबू लोगों के घर में एक बड़ी डकैती होने के बाद भीम को 8 साल के लिए जेल जाना पड़ा।
डकैती की बात झूठी नहीं थी। एक कत्ल, 3 लोग बुरी तरह जख्मी और नकदी जेवर मिलाकर करीब 23,000 की लूट, ये सारी बातें सचमुच घटी थीं। गांव के बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते थे और आज भी करते हैं कि भीम खुद डकैती करने नहीं गया था, लेकिन डकैती के साथ उसका किसी और तरीके से कोई संबंध था या नहीं, इस बारे में कोई भी दावे से नहीं कह सकता। गांव वाले आज भी मानते हैं कि भीम के लिए कुछ भी असंभव होना नामुमकिन है। मंझले मालिक की खास कोशिशों के बावजूद दूसरे डाकुओं के मुकाबले भीम की सजा काफी कम हुई थी। बाकी डाकुओं को 20 साल के लिए काला पानी भेज दिया गया, जबकि भीम और 3 अन्य साथियों को सिर्फ 8 साल के लिए देश की ही अलग अलग जेलों में रखा गया। 8 साल की सजा में से भी 1 साल कम कर दिया गया और पूरे 7 साल बाद भीम को रिहा कर दिया गया। भादों के महीने की एक तपती दोपहर को भीम गांव वापस लौटा। भीम को देखकर गांव वाले जितने हैरान थे, खुद भीम अपने घर और उसके पीछे के उन 11 पलाश के पेड़ों को गायब देखकर उससे कहीं ज्यादा दंग रह गया। वहां अब एक समतल मैदान बन चुका था और बांस के बने फुटबॉल के गोलपोस्ट देखकर समझ आ रहा था कि अब वहां खेल होता है। चारों तरफ भादों की चिलचिलाती धूप फैली थी। प्यास बुझाने के लिए वो पास के एक तालाब पर गया, जहां उसकी मुलाकात हांदा से हुई। हांदा उसका भतीजा है, करीब 20-22 साल की उम्र, सिर पर घने घुंघराले बाल। कम उम्र में शादी और एक बेटी का बाप बनने के बाद से वो बुजुर्गों की तरह गंभीर चाल ढाल में चलता था और उसे मछली पकड़ने का शौक था। तालाब के घाट पर एक विशाल आम के पेड़ की छांव थी, जहां हांदा छिप डाले बैठा बीड़ी के कश खींच रहा था। 7 साल तक कोई मुलाकात न होने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। जेल में 7 साल रहने के दौरान भीम के बाल आधे इंच से ज्यादा नहीं बढ़ पाए थे। हांदा के मुकाबले अपने लगभग मुंडे हुए सिर पर शर्मिंदगी से हाथ फेरते हुए भीम बोला, क्या रे हांदा? हांदा अपनी बुजुर्गों वाली चाल भूलकर उत्तेजित होकर बोला, काका, कब छूटे काका? भीम ने कहा, परसों तरसों ही हुआ होगा, क्या पता। तू तो काफी बड़ा हो गया है हांदा, तेरी मूंछें भी निकल आई हैं। भीम के मन में एक अनजाना डर था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार के बारे में हांदा से कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा था। हांदा की मूछें देखकर थोड़ी देर हैरान रहने के बहाने उसे जो शांति मिली वो उसे सुखद लगी। वो जब जेल गया था तब उसका अपना बेटा भी हांदा की उम्र का ही था। क्या पता उसने भी ऐसे ही बाल रखे हों और उसकी भी मूछें आ गई हों। लेकिन इतने सालों बाद गांव लौटकर अपने सगे संबंधियों की खबर जानने की उत्सुकता को सिर्फ डर के मारे ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता था। सबसे पहले भीम ने अपने बेटे के बारे में पूछा। पता चला कि उसे हांदा की तरह मूछें उगाने का मौका ही नहीं मिला। भीम के जेल जाने के कुछ महीनों बाद ही वो स्वर्ग सिधार गया। भीम का दिल जैसे महसूस कर रह गया। उसे अंदेशा तो था कि कुछ बुरा सुनने को मिलेगा, पर इतनी बड़ी खबर की उम्मीद उसे नहीं थी। बेटे के शोक में उसका हृदय जैसे पत्थर हो गया। अब बाकी बुरी खबरें सुनने का खौफ उसके मन से निकल गया। एक एक करके हांदा ने सारी खबरें दी। भीम की पत्नी और छोटी 2 बच्चे अभी जिंदा हैं, लेकिन उनमें से पहली 2 फिलहाल कहाँ हैं, हांदा ठीक से नहीं बता सका। अलबत्ता उसे इतना यकीन था कि वे दोनों में से किसी एक जगह होंगी, या तो 3 पुकुर में बड़े दामाद केष्टो के पास, या फिर कालीतला में छोटे दामाद नवीन से पास। जी हां, कालीतला के बूढ़े नवीन के साथ ही भीम की छोटी बेटी रानी की शादी हुई है। भीम ने पूछा, ये शादी करवाई किसने? हांदा ने अपनी आदत के मुताबिक जवाब दिया, पिताजी ने। जब बाबू लोगों ने घर तोड़वा दिया था तब चाची हमारे ही घर पर थी ना। नवीन ने तेरे बाप को कितना दहेज दिया था रे? पता नहीं काका। तू यहां है तो तेरी चाची दामाद के घर जाकर क्यों रहने लगी, ये तो पता होगा बेटा। भीम की आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, फिर भी उसकी बातें चुभने वाली लग रही थीं। शायद इसकी वजह चारों ओर फैली दोपहर की तपिश थी। हांदा अब बड़ा हो गया था। वो अपने बड़ों की गलतियों को थोड़ा बहुत समझने लगा था। एक गंभीर चेहरे के साथ सफाई देते हुए हांदा बोला, पूरे गांव ने हमसे दुश्मनी मोल ले ली थी, इसीलिए दुख तकलीफें सहनी पड़ी। भीम ने कहा, दुख तकलीफें होने की तो कोई बात ही नहीं थी बेटा।
पूरा गांव दुश्मन हो गया, पर गांव में अपने लोग भी तो थे। हांदा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपने घने बालों को झटक कर पीछे कर दिया। इसके बाद हांदा भीम को अपने घर ले गया। भूख के मारे भीम का शरीर बेहाल हो रहा था। वो शोक और दुख तो किसी तरह बर्दाश्त कर सकता था, पर भूख की जलन उससे सही नहीं जाती थी। जिस इंसान ने उसकी बेटी को उस बूढ़े नवीन के हवाले कर दिया, जिसने मुसीबत के दिनों में उसके बीवी बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, भूख की आग बुझाने के लिए उसके घर जाना भीम के अलावा शायद ही किसी और के लिए मुमकिन होता। हांदा ने जब दही चूड़े का इंतजाम किया तो उसने बड़े चाव से उसे खाया। ऐसा लगा मानो मान, सम्मान, नफरत और गुस्सा जैसी भावनाएं मन के किसी दूसरे कोने में कैद हो गई हों। वो उस घर में आराम करने के लिए भी तैयार था, लेकिन तभी घर का मालिक वापस आ गया और जेल से लौटे एक डाकू को घर बुलाने के लिए हांदा को बुरी तरह कोसने लगा। चटाई की दीवार के पीछे खड़े होकर भीम कुछ देर ये बातें सुनता रहा, फिर खामोशी से एक एक कदम बढ़ाता हुआ सड़क पर उतर आया। रास्ते में चलते हुए उसे कई लोग मिले। किसी ने बात की तो किसी ने उसे अनदेखा कर दिया। जिसने बात की उसके शब्द भी कोई बहुत मीठे में ही थे। जो लोग भीम को पहले पसंद नहीं करते थे, उनसे आज जेल की छाप लगे भीम के लिए इज्जत की उम्मीद करना ही गलत था। भीम का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसे इस बात का कोई मलाल है। 7 सालों में उसकी बड़ी बड़ी उम्मीदें और ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी थीं। शायद इसीलिए गांव के किसी गृहस्थ से इज्जत पाने जैसी छोटी सी चाहत रखने का सब्र भी उसमें नहीं बचा था। चलते चलते भीम गांव के छोर पर गोस्वामी परिवार के आम के बगीचे के पास बागदी बस्ती में पहुंच गया। अब शाम ढलने लगी थी और धूप की तपिश कम हो गई थी। बागदी बस्ती के सभी मर्द और औरतें एक खुले छप्पर के नीचे जमा होकर शोर शराबा कर रहे थे। दरअसल जितने लोग इकट्ठा थे, उनके 1/4 हिस्से के लिए भी उस छोटे से छप्पर के नीचे जगह कम थी। दूर से ही समझ आ रहा था कि कोई उत्सव चल रहा है, शायद कोई शादी ब्याह हुआ होगा। ताड़ी का दौर कब शुरू हुआ था इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल था, लेकिन उसका असर अब साफ दिखने लगा था। यहां वहां गंदी गालियों के साथ झगड़े शुरू हो गए थे। कुछ लोग चित पड़े थे और कुछ औरतों की हालत तो ऐसी थी कि उनकी तरफ देखना भी मुश्किल था। भीम काफी देर तक दूर खड़ा होकर उस अजीबोगरीब दृश्य को देखता रहा। वह सछूत बस्ती में बिना किसी मकसद के नहीं आया था। यहाँ कभी उसके लिए एक गहरा खिंचाव था और उसका आना जाना लगा रहता था। उसी खिंचाव की वजह से एक झोपड़ी में बैठने का हक पाने के लिए उसने कभी ऐसे ही एक उत्सव का पूरा खर्चा उठाया था। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने उसी दिन ताड़ी चखी थी। भीम के न जाने कितने ही अजीब शौक थे। 11 पलाश के पेड़ों के बीच बसे उसके उस शरीफों वाले घर की तरह यहाँ की उसकी अवैध जिंदगी वाली वो झोपड़ी भी अब मिट चुकी थी। ये देखकर भीम की आंखें भर आईं। ये चोट उसके दिल के उस सबसे कमजोर हिस्से पर लगी थी जहां चोट लगते ही इंसान रो पड़ता है। उस लंबी, दुबली और काली बागदी लड़की का नाम कुल्की था। भीम के मन में उसके लिए इतनी ममता थी कि जेल में 7 साल बिताते हुए उसकी कल्पनाओं में कभी किसी दूसरी औरत की जगह ही नहीं बनी। तभी भीड़ में से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। पास आने पर भीम ने उसे पहचान लिया। वो हरी खाली का मशहूर चोर मधु था। 7 सालों में मधु ने एक मामूली चोर जैसी अपनी दुबली काया बदलकर पुराने जमाने के डाकुओं जैसा तगड़ा शरीर बना लिया था, वरना भीम उसे दूर से पहचान ही नहीं पाता। भीम को पहचानते ही मधु ने साष्टांग प्रणाम किया और बोला, प्रणाम बाबू मसाए, क्या कुछ पैसे मिलेंगे? बागदी बस्ती के लोग आमतौर पर बाबू मसाए नहीं कहते, वे कर्ता कहते हैं। कुल्की उसे किस वजह से बाबू मसाए कहती थी ये कहना मुश्किल है, पर वो संबोधन धीरे धीरे पूरी बस्ती में फैल गया था। भीम ने कहा, दूंगा रे मधु, जरूर दूंगा। अभी तो पास में पैसे नहीं हैं, रात को जब वापस आऊंगा तब दूंगा। कुल्की कहाँ है जानता है मधु? मधु उठकर खड़ा हो गया था। छप्पर के नीचे जमा भीड़ की तरफ हाथ फैलाकर बोला, वहां उस तरफ। फिर वही हाथ अपने सीने पर ठोकते हुए गर्व से बोला, कुल्की अब मेरी है बाबू मसाए, पुलिस बेंदा को पकड़ ले गई है। कहते कहते मधु का चेहरा काला पड़ गया। शक भरी नजरों से देखते हुए वो बोला, कुल्की की खबर क्यों ले रहे हो? कोई उल्टा सीधा इरादा मत रखना बाबू मसाए।
मैंने बेंदा को पुलिस से पकड़वाकर कुल्की को अपना बनाया है। अगर उसकी तरफ नजर डाली तो। भीम ने शांति से कहा, तू पागल हो गया है क्या मधु? कल या परसों मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। कुल्की के लिए मुझे भला क्यों सरदर्दी होगी है? एक काम से गांव आया हूं, काम होते ही बस, एक पल भी यहां नहीं रुकूंगा। और सुन मधु, अगर काम बन गया तो तुम सबका फायदा होगा, बहुत पैसे मिलेंगे तुम सबको। कैसा काम बाबू मसाए? रात को आकर बताऊंगा मधु, अभी नहीं। सबको ज्यादा ताड़ी पीने से मना कर देना, और तू खुद भी अब मत पीना। हर एक को 10, 20, 12, 20 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मेरी बात नहीं सुनी तो सब हाथ से निकल जाएगा, ये पहले ही बता देता हूं। कल जितना चाहे पीना, आज रात को नहीं। 10, 20, 12, 20 रुपए मिलेंगे। कैसा काम है बता कर जाओ बाबू। अरे बाबू मसाए, सुनिए तो सही, पैर पड़ता हूं आपके। गांव का वो आधा शरीफ और आधा बदमाश भीम, जिसके लिए बागदी बस्ती के लोग डर और इज्जत दोनों रखते थे, ज्यादा मेलजोल की वजह से उसे अपने बीच के इंसान की तरह ही अपना चुके थे। जरूरत के वक्त सब उसे मानते थे और महफिल जमने पर वो बिल्कुल बराबरी के यार की तरह सबके बीच घुल मिल जाता था। गांव के किसी और इंसान के लिए भीम को रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी, लेकिन मुसीबत के वक्त इन अछूतों के वो बहुत काम आया था। शायद कुल्की की वजह से ही सही, पर उसकी तेज अक्ल की मदद पाकर बागदी बस्ती के लोग हमेशा राहत की सांस लेते आए थे। 7 सालों में मधु की यादें शायद धुंधली पड़ गई थीं, पर भीम ऐसा इंसान नहीं था जिसे पूरी तरह भुला दिया जाए। भीम के मुंह से रुपयों की बात सुनकर मधु चौंक पड़ा। बात को ठीक से समझने के लिए उसने बातों बातों में न जाने कितनी बार भीम के पैर पकड़े, उसका कोई हिसाब नहीं। पर भीम ने सिर्फ इतना कहा, रात को लौटकर बताऊंगा मधु, सब यहीं रहना, ताड़ी और मत पीना। ताड़ी के नशे में आधा सूद भूद खोया मधु मुंह बाएं देखता रह गया। भीम पतली पगडंडी पकड़कर तेज कदमों से चलने लगा। इंसान में एक तरह का पागलपन होता है, जिसे साधारण भाषा में लोग सनक कहते हैं, और शुद्ध भाषा में प्राकृतिक विशेषता, जो स्थायी होती है और किसी भी अस्थायी नशे से ज्यादा ताकतवर होती है। रास्ते पर चलते हुए भीम को अपने आप में बंदर की तरह मुंह बिचकाते देख आज वे सब लोग हैरान रह जाते जो कभी उसकी इस हरकत से चिढ़ते थे। भीम के उस अजीबो गरीब मन में बहुत दर्द था। असल में वो इंसान बहुत सीधा था, बस जिंदगी को वो जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ा समझता था। इसीलिए हमेशा वैसा ही टेढ़ा बर्ताव करता था और अपनी सनक से पूरे गांव को परेशान कर देता था। जेल में उसे जिंदगी के कुछ और टेढ़े पेचों का पता चला था। नतीजा ये हुआ कि उसकी फितरत और भी गहराई से निखर कर सामने आई। अब वो अकेले में बिना किसी दर्शक के भी बड़ी बखूबी के साथ मुंह बिचका सकता था। गांव के गिनती के कुछ ही पक्के मकानों में बाबू लोगों की हवेली सबसे विशाल थी। उसके 3-3 बड़े हिस्से यानी महाल थे। जब भीम का मुंह बिचकाने का शौक पूरा हो गया तो वो एक गंभीर और उदास चेहरा लिए नदी किनारे बांध पर काफी देर तक बेमकसद घूमता रहा। सूर्यास्त के समय वो बाबू लोगों की हवेली के बाहरी महाल के सामने वाले बगीचे में दाखिल हुआ। बगीचे में एक कठैली चंपा के पेड़ के नीचे आराम कुर्सी पर लेटे मंझले मालिक विश्राम कर रहे थे। कुछ छिपे हुए कठैली चंपा के फूल अभी खिलने ही वाले थे, इसलिए वहां उनकी नशीली खुशबू इतनी साफ महसूस हो रही थी कि एक बार गहरी सांस भरते ही भीम की आंखों में भावनाओं के आवेग के कारण फिर से आंसू आने की संभावना दिखने लगी। जिस तरह मधु ने उसे साष्टांग प्रणाम किया था, वैसे ही भीम ने मालिक को प्रणाम किया और बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाया। मंझले मालिक ने हैरानी से पूछा, कौन? भीम, क्या चाहता है तू? भीम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबू, एक अर्जी लेकर आया हूं, आपसे एक भीख मांगता हूं बाबू। जो होना था सो तो हो गया, अब इस गरीब को माफ कर दीजिए। मैं तो आपके चरणों का दास हूं, अगर आप ही नाराज रहेंगे तो मेरा क्या ठिकाना बाबू। एक उपकार कर दीजिए मालिक, ताकि गांव में एक घर वर बना सकूं। मंझले मालिक सीधा होकर बैठ गए और बोले, तेरी हिम्मत तो कम नहीं है भीम, तू मेरे पास आया है ये सब बातें कहने। भीम ने कातर स्वर में कहा, मैं बाबू का नौकर हूं,
मंझले मालिक ने तभी एक आवाज लगाई। 2 नौकर आकर खड़े हो गए तो मालिक बोले, इस हरामजादे को गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दो, ये मुझसे मजाक करने आया है। भीम, अगर कल तू मुझे गांव में दिख गया तो जूते मार मार कर गांव से दूर खदेड़ दूंगा। पाजी, डाकू, हरामजादा। भीम के चले जाने के बाद आराम कुर्सी पर लेटे लेटे मंझले मालिक अपने बालों के नीचे छिपे उस पुराने घाव के निशान पर हाथ फेरने लगे। वे कठली चंपा के फूलों की महक वाली हवा में लंबी सांसें लेने लगे। उन्होंने एक ठंडी आह क्यों भली, ये ठीक ठीक समझ नहीं आता। आज दशमी की तिथि थी। भीम जब बागदी बस्ती वापस पहुंचा तब चांद निकल आया था, लेकिन छितराए हुए बादलों की वजह से चांदनी पूरी तरह फैल नहीं पा रही थी। कुछ मशालें जलाकर लोग अभी भी छप्पर के नीचे उत्सव मना रहे थे। बस वे कुछ औरतें जिनकी तरफ दोपहर में देखना भी मुश्किल था, अब जा चुकी थीं। भीम को उम्मीद थी कि वो कुल्की को देख पाएगा, लेकिन मधु ने शायद उसे भी वहां से हटा दिया था। भीम ने मधु को खास तौर पर हिदायत दी थी, फिर भी ताड़ी पीकर 2-4 लोगों की हालत खराब देखकर वो मन ही मन अफसोस करने लगा। हालांकि एक राहत की बात यह थी कि बस्ती का बूढ़ा मुखिया बिष्टू भी नशे में धुत होकर आंखें मूंदे पड़ा था। भीम को बिष्टू की ही थोड़ी चिंता थी। वो बूढ़ा बड़ा चालाक और शक्की मिजाज का था। आज भीम जो बात सबको बताने वाला था और जो काम सबसे करवाने वाला था, वो बूढ़ा शायद इसमें कोई ना कोई खतरा ढूंढ निकालता और सबको डराकर पीछे हटा देता। भीम ने नशे में धूत लोगों को छोड़कर जब जवानों को गिना तो कुल मिलाकर 27 लोग थे। 2-4 मजबूत शरीर वाली औरतें भी मिल सकती थी। बागदी औरतें मर्दों वाले काम करने में कच्ची नहीं होती। भीम के बैठने के लिए एक चटाई बिछाई गई थी। 10-20 रुपयों का इशारा मधु शायद पहले ही कर चुका था। जिज्ञासा, शक और उम्मीद से भरे हुए वे गरीब औरत मर्द भीम को चारों ओर से घेरकर बैठ गए। भीम बोला, कोई शोर नहीं मचाएगा, जो कहूंगा बस वही सुनोगे, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। अगर गांव वालों को पता चला तो बड़ी मुसीबत होगी। सब चुप, एक शब्द भी नहीं। तुम सब जानते हो कि बाबू लोगों की हवेली में डकैती के इल्जाम में मैं 7 साल जेल में था। ठीक है, अब बात यह है कि मैं फिर से गांव क्यों आया हूं। मेरा घर बार लुट गया, जमीन जायदाद और गाय बछड़े सब छिन गए, बीवी बच्चे गांव में नहीं हैं, पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा है। मैं यहां मौज मस्ती करने नहीं आया हूं, समझे। मधु कुछ बोलने ही वाला था कि भीम बोल पड़ा। तू चुप रहे मधु, जितना भी जेवर और पैसा हमने लूटा था वो सब गांव में ही एक जगह गाड़ कर रखा था। हम सब तो पकड़े गए और जेल चले गए, तो भला उन गहनों और पैसों को निकालने कौन आता। वो सब अभी भी वहीं गड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं छूट कर आया हूं। आज रात सारा माल खोद कर निकालूंगा और रफू चक्कर हो जाऊंगा। लेकिन एक मुश्किल हो गई है मधु। हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसे दबाया था। मैं अब कमजोर आदमी ठहरा, अकेला उसे खोदकर नहीं निकाल पाऊंगा। और एक बात जानते हो, जहां वो सब गाढ़ा गया था वहां एक निशान था, पर वो निशान अब मिट गया है। मधु व्याकुल होकर बोला, तो फिर क्या होगा बाबू मुसाए। भीम ने शांति से कहा, होगा क्या, निशान न सही पर जगह तो मैं पहचानता हूं। बस थोड़ा ज्यादा इलाका खोदना पड़ेगा, इतनी सी बात है। वरना मैं तुम सबको क्यों बुलाता रे। इतने सारे लोगों को 10-20 रुपए देने में मेरे कितने पैसे चले जाएंगे, इसका अंदाजा है तुम्हें। कोई शौक से थोड़े ही इतने पैसे बांटता है। पर क्या करूं, आज रात ही सब खोद कर निकालना होगा, क्योंकि कल 3 और लोग रिहा होने वाले हैं। बिपिन नाम के एक आदमी ने बीच में टोका। 10-20 नहीं बाबू मसाए, आपने 12-20 यानी 240 रुपए कहे थे। भीम बोला, अच्छा वही दूंगा, पहले खोदकर वो बक्सा तो बाहर निकालो। अगर सब मिल गया तो तुम सबको इतने पैसे देने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। जिसके घर में जो भी कुदाल फावड़ा है सब ढूंढ कर निकाल लो। रात थोड़ी और गहरी होते ही मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। पर याद रहे, किसी के सामने मुंह मत खोलना, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। मधु ने पास आकर धीरे से शिकायत की, इतने सारे लोगों को क्यों बताया बाबू मशाए, चुनकर 2-4 भरोसेमंद लोगों को बताते तो ठीक रहता। भीम ने समझाया, ज्यादा लोग चाहिए मधु, ये 2-4 लोगों का काम नहीं है। रात भर में कितना खोदना पड़ेगा इसका तुझे अंदाजा नहीं है। पुलिस का नाम सुनकर 1-2 लोग थोड़ा हिचकिचाने लगे।
भीम ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, कैसी पुलिस? क्या मैं उन गहनों और पैसों के लिए जेल काट कर नहीं आया हूं? वो सब अब मेरी संपत्ति है। डरो मत, अगर कोई खतरा हुआ तो मुझ पर होगा, तुम लोगों का क्या जाएगा। धीरे धीरे कुदाल, खंती और फावड़े जैसे मिट्टी खोदने के औजार जमा होने लगे। एक आदमी, जिस पर नशा थोड़ा ज्यादा चढ़ गया था, कंधे पर हल तक उठा लाया। पैसों की बात सोचकर सब उत्तेजित हो रहे थे। भीम को उन्हें शांत रखने में ही काफी पसीना बहाना पड़ा। धीरे धीरे सबसे शक्की और डरपोक आदमी को भी भीम पर यकीन होने लगा। पैसा और जेवर गाड़ कर रखने वाली बात में भला हैरानी की क्या बात थी? डकैती सच में हुई थी और डाकुओं ने माल कहीं न कहीं तो छिपाया ही होगा। हर डाकू यही करता है। फिर यह भी सच था कि पकड़े जाने के बाद डाकू जेल गए थे और भीम 7 साल बाद छूटते ही गांव भागा आया था। इसमें शक की गुंजाइश ही कहाँ थी? आज रातों रात वे सब अमीर हो जाएंगे। रात और गहरी होती गई। चांद आसमान में काफी ऊपर चढ़ाया था और कुछ देर के लिए चारों ओर चांदनी फैल गई, पर तभी बादल घिराए और बारिश शुरू हो गई। भीम ने कहा, चल मधु, अब हम चलते हैं। इस बारिश में? यही तो अच्छा है, जाते समय कोई देख नहीं पाएगा। बारिश न होती तब भी किसी के देखने की संभावना बहुत कम थी। गांव के छोर पर नदी के पास बागदी बस्ती थी, जहां शाम के बाद सन्नाटा पसर जाता था। मिट्टी खोदने के औजार कंधों पर रखे 27 मर्द और 5 अधेड़ औरतें पीछे पीछे चलने लगी। सबसे आगे नदी की तरफ बढ़ते हुए बारिश में भीगने के बावजूद भीम का मन खुश हो उठा। इसे कहते हैं सरदारी। इसी तरह दल बनाकर ही इंसान दुनिया के बड़े बड़े काम करता है। वो इन सबको इस बारिश और कीचड़ में कहाँ ले जा रहा है? अपने काम के लिए, अपने बरसों पुराने सपने को सच करने के लिए। आत्मसंतुष्टि के इसी ख्याल में डूबा भीम जब तेज कदम बढ़ाने लगा तो फिसलन भरे रास्ते पर वो एक बार धड़ाम से गिर पड़ा। पर कोई बात नहीं, मिट्टी और पानी के साथ आज उसकी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं थी। 32 लोग मिलकर आज जो मिट्टी खोदकर निकालेंगे, उस मिट्टी को मुट्ठी भरकर अपने चेहरे पर मलने में भी भीम को आज कोई ऐतराज नहीं होता। नदी के किनारे बांध पर चढ़कर भीम सीधे दक्षिण की ओर चलने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बाईं तरफ खेत दिखाई दिए और उसके बाद एक छोटा सा जंगल। ये आधा जंगल और आधा बगीचा जैसा था, जहां आम, कटहल, पलाश, पीपल और बबूल के पेड़ बेतरतीब ढंग से उगे हुए बांध के किनारे टका गए थे। बड़े पेड़ों के बीच के हिस्सों में जंगली झाड़ियां ठसाठस भरी थीं। थोड़ा और आगे बढ़कर भीम रुक गया। अब रिमझिम बारिश हो रही थी और आसमान में बादल पतले होने के कारण चारों ओर एक अलौकिक हल्की सफेद रोशनी में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। सबसे पहले भीम ने सावधानी से अपने साथ आए स्त्री पुरुषों को गिना, फिर चिंता के साथ बोला, एक कम क्यों हो गया रे? कौन पीछे छूट गया? मधु ने जवाब दिया, कुल्की नहीं आई बाबू मुसाए, वो रास्ते में ही पड़ी है। क्या कुल्की भी आ रही थी? मैंने तो उसे नहीं देखा। देखा है बाबू मुसाए, देखा है। वो जो खंती लिए मोटी सी औरत आ रही थी, वही तो कुल्की थी। मधु ने उसे बहुत मना किया था, लेकिन कुल्की ने एक न सुनी और जी भरकर ताड़ी पी ली थी। फिर आते आते वो धड़ाम से गिर पड़ी। उसे हिलाकर देखा पर उसे होश नहीं था, इसलिए वो उसे सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे धकेल कर यहां चलाया। बारिश में होश आएगा तो घर चली जाएगी बाबू मुसाए। भीम को उसकी चिंता नहीं थी। वो तो बस इस बात पर हैरान था कि वो कुल्की को पहचान क्यों नहीं पाया। खंती लिए उस मोटी औरत की तरफ तो उसकी नजर कितनी बार पड़ी थी। अगर पहचान लेता तो भीम उससे 2-4 बातें तो करता, लेकिन कुल्की ने भी उसे क्यों नहीं पहचाना? उसे पहचानने में तो कोई रुकावट नहीं थी। क्या मधु के डर से कुल्की उसके सामने नहीं आई? क्या उसने भीम की 7 साल की बदहाली पर थोड़ी सी सहानुभूति जताने की कोशिश नहीं की? क्या उसने इतने सालों तक झेली अपनी तकलीफों की कहानी सुनाने की इच्छा को दबा लिया? मंझले मालिक के सामने से भीम बड़ी आसानी से उदास चेहरा लिए लौट आया था, लेकिन अब उसका मन मधु को देखकर मुंह बिचकाने का होने लगा। जब भीम का मन गहराई से विचलित होता है तो उसके चेहरे की खाल ही सबसे पहले विद्रोह करती है। बारिश में भीगने के कारण भीम की टोली का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आया कि यहीं कहीं आसपास पैसा और जेवर गड़े हुए हैं और ताड़ी के नशे में आज सबकी समझने की शक्ति कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई थी, सब फिर से पूरे उत्साह के साथ शोर मचाने लगे। भीम बोला, चुप चुप, एकदम चुप हो जाओ सब। आज सब भीम के पूरी तरह आज्ञाकारी थे। पल भर में सन्नाटा छा गया। बांध के किनारे एक दूसरे से करीब 30 हाथ की दूरी पर
2 पीपल के पेड़ आसमान की ओर सिर उठाए खड़े थे। उन दोनों पेड़ों की ओर इशारा करते हुए भीम ने सबको समझाया कि इन्हीं दोनों पेड़ों के बीच बांध के किसी हिस्से में उनके सपनों का खजाना गड़ा हुआ है। ठीक किस जगह गड़ा है भीम ये नहीं बता पाया, क्योंकि दबाते समय उसने पहचान के लिए उस जगह पर एक छोटा पत्थर रख दिया था, पर वह पत्थर न जाने कहां चला गया। शायद कोई उसे हटा ले गया। नहीं, किसी को यह डरने की जरूरत नहीं है कि कोई पहले ही खुदाई करके सब निकाल ले गया होगा। किसे पता था कि उस पत्थर के नीचे 20-22 हजार रुपए का गुप्त धन छिपा है। इसके अलावा अगर यहां पहले खुदाई हुई होती तो उसके निशान होते। पैसा और जेवर काफी गहराई में बहुत अंदर की तरफ गड़े हैं। फालतू बातों में वक्त बर्बाद ना करते हुए सब बांध के इस तरफ की ढलान के बीच वाले हिस्से से खुदाई शुरू कर दें। फिर किस तरफ, कैसे और कितनी दूर तक खोदना है, भीम समय समय पर निर्देश देता रहेगा। सब पूरी ताकत झोंक दें, सारा आलस भूलकर जितनी जल्दी हो सके खुदाई करें, क्योंकि आज रात ही किसी भी तरह वो लोहे का बक्सा ढूंढ निकालना है। सैनिकों की तरह ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग भले ही कैदियों को न मिले, लेकिन वार्डर के हुक्म पर दल बनाकर उठने बैठने और चलने फिरने का सलीका वे सीख ही जाते हैं। दुख की बात यह थी कि भीम के दल में जेल का अनुभव रखने वाले कुछ कैदी होने के बावजूद उसे पूरे समूह को संभालने में काफी पसीना बहाना पड़ा। फिर भी जितनी अनुशासन के साथ उसने सबको मिट्टी खोदने के काम में लगाया, वो उसके 7 साल जेल में रहने का ही नतीजा था। खुद को कैदियों के एक दल का इंचार्ज वार्डर कल्पना करने में भीम को यकीनन खुशी होती, लेकिन उसकी बरसों पुरानी और कहीं ज्यादा बड़ी पागलपन भरी कल्पना के आगे ये सब बातें अब तुच्छ हो गई थी। आसमान अब साफ होने लगा था, चांदनी की चमक बढ़ गई थी। बांध पर खड़े होकर चारों ओर देखते हुए भीम की आंखें मिचमिचाने लगीं। भीम की नजरों में उस आधे जंगल और आधे बगीचे के बीच आज दुनिया के सारे रहस्य जैसे सिमट आए थे। एक डरावनी विनाशकारी संभावना और बिना किसी कारण के पैदा हुआ खौफ, ये सब मिलकर उन देवी देवताओं और भूत प्रेतों की तरह खड़े थे जिनका जीवन पर सबसे ज्यादा अधिकार होता है। दूसरी ओर नदी का जल स्तर भाटा शुरू होने की संभावना से थमा हुआ था। अब उसका पानी और नहीं बढ़ेगा। बस थोड़ा और बढ़ता तो क्या वो मटमैला पानी बांध को लांग जाता। 1.5 हाथ, 2 हाथ। अब पानी उतरना शुरू होगा। समुद्र के जल देवता नदी का पानी सोखना शुरू करेंगे। होने दो, वो देवता कोई डाकू या कंजूस नहीं है। पिछली रात के ज्वार की चालाकी से वो सारा पानी वापस भेज देंगे। पहला इशारा किसी इंसान की छाती जितना ऊंचा, झागदार और शोर मचाता हुआ सैलाब बनकर आएगा। तब तक भीम उसके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा होगा। बरसों से जिस मिट्टी के बांध ने नदी के इस प्रचंड जल को रोक कर रखा था, आज भीम के इशारे पर 31 कुदालें और फावड़े झपाझप चलते हुए उसी बांध के अंग को काट रहे थे। यहां बांध का 30 हाथ से भी ज्यादा का हिस्सा अब मिट्टी के बस कुछ हाथ चौड़े एक पर्दे जैसा रह जाएगा। ज्वार की पहली लहर आते ही वो पर्दा चकनाचूर हो जाएगा। फिर कौन रोक पाएगा ज्वार के उस उफनते पानी को? एक बार छोटा सा रास्ता मिलते ही नदी का पानी दोनों तरफ के बांध को तोड़ तोड़कर अपना रास्ता खुद बड़ा बना लेगा। बांध के इस पार की नदी सीधे उस पार बसे गांवों में जा घुसेगी। खेतों में, घाटों पर, रास्तों पर, घरों के आंगन में, दालान में, फर्श पर और यहां तक कि बिस्तरों तक न जाने कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा नदी का पानी। बस एक ही मलाल था कि पानी बाबू लोगों की हवेली की दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। पलक झपकते ही अगर ये बाढ़ पूरे गांव को 20 फीट गहरे पानी के नीचे डुबो देती, अगर ये हरी खाली गांव हमेशा के लिए मिट जाता, अगर कुल्की अभी भी उस पेड़ के नीचे नशे की हालत में सोई हुई है, तो शायद वो डूबकर मर जाएगी। वहां तक जितना पानी पहुंचेगा वो किसी बेहोश सोते हुए इंसान को डुबोने के लिए काफी होगा। भीम का चेहरा अचानक फिर से विकृत हुआ और उसने नदी की ओर देखकर मुंह बिचकाया। ये उसकी एक ऐसी सनक थी जो उसके काबू में नहीं थी। समाप्त। हमें आपके प्यार और सहयोग की बहुत जरूरत है। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं
तो गुजारिश है कि अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और हमारे इस सफ़र में हमेशा हमारे साथ बने रहें।